हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग और ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की तरफ जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। बनारस, काशी यानी वाराणसी। आज के ब्लॉग में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्राचीन घाट, सारनाथ टेम्पल, गंगा आरती और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस की गलियां और काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास एक साथ ही चलता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो विश्वनाथ यानी विश्व के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। इसका मेंशन पुराणों में भी मिलता है और इसका करंट स्ट्रक्चर महारानी अल्लाबाई होलकर ने 1777 में रिनोवेट करवाया था। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके शिखर पर महाराणा रंजीत सिंह ने 1835 में लगभग 800 किलो सोने से मढ़वाया, जिसे इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है यह मंदिर भगवान शिव का स्थायी निवास स्थान है। यहाँ दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर आध्यात्मिक और श्रद्धा का अद्वितीय केंद्र है, जो हर भक्त को अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव कराता है। मंदिर के भीतर गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, जिसके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है। मंदिर के गेट नंबर 1 के पास ही है मणिकर्णिका घाट। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब मां पार्वती ने अपनी कुंडल यहाँ गिराई थी, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर लगातार जलती हुई अनंत आग एक अजीब सा अद्भुत दृश्य है। कहा जाता है कि यहाँ आग हजारों सालों से बिना बुझे जल रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट बोटिंग करने के लिए। अब बोटिंग पे अस्सी घाट घूमने जा रहे हैं। उन्होंने पर पर्सन 100 रुपये लिया हुआ है। गंगा जी में बोटिंग का अनुभव बनारस की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। वाराणसी का सुकून और आध्यात्मिक गंगा माँ की लहरों के बीच में नौका विहार करने से और भी गहरी हो जाती है। नाव पर बैठकर एक अजीब सी शांति का एहसास होता है। गंगा माँ की लहरों का हल्का सा झूला और मंदिर से आती हुई घंटी और श्लोक की आवाज मन को एक अलग तरह का सुकून देता है। आप गंगा के बीच बैठकर अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा का एहसास करेंगे। गंगा माँ में बोटिंग सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो आपके दिल और आत्मा को शुद्ध कर देता है। नौका विहार करते वक्त आपको मणिकर्णिका घाट, 10 घाट और 80 घाट का एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बोटिंग के लिए कुछ टिप्स है, जैसे कि सुबह और शाम का टाइम सबसे अच्छा होता है बोटिंग के लिए। गंगा आरती के समय आप मिस न करें। अपने साथ कैमरे और पानी का बोतल जरूर लेकर जाएं। बोटिंग करने के बाद कुछ समय आप मंदिर के आसपास अपना टाइम स्पेंड करें और उसके बाद आप निकल जाएं गंगा आरती के लिए। आरती शुरू होने से 30 मिनट पहले आप घाट पर पहुंच जाएं, ताकि आपको सही जगह मिल सके। गंगा आरती वाराणसी का एक सबसे स्पिरिचुअल और मेमोराइजिंग एक्सपीरियंस है। यह सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और आदर का उत्सव है। गंगा आरती का नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सेफ्रॉन और वाइट कपड़े पहने हुए पुजारी बड़े बड़े ब्रास और दीपक और धूप के साथ सिंक में आरती करते हैं। गंगा आरती रोजाना 10 घाट और 80 घाट पर होती है। अभी हम लोग ऑटो से उतर गए और जा रहे हैं अभी भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी लाइन में लगे हुए 1 घंटे हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुआ हम लोग का। जय काल भैरव मंदिर वाराणसी का एक प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान शिव के रुद्र रूप काल भैरव, जो काशी के कोतवाल भी कहलाते हैं, माना जाता है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी काशी में नहीं रह सकता। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसका उल्लेख पुराण और काशी कांड में भी मिलता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के तपस्या के दौरान शिव जी ने भैरव रूप दर्शन किए थे।
जो समय और काल के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। भीड़ से बचने के लिए आप सुबह या दोपहर के समय जाना प्रेफर करें। अभी हम लोग खाना खा के निकल गए हैं यहाँ पे सारनाथ के लिए। और जब हम लोग भैरव स्थान गए थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे हमें दर्शन करने में। अभी मैं हूँ सारनाथ टेम्पल में और यहाँ पे ये छोटे छोटे मोनुमेंट बने हुए हैं। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह जगह बुद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है और दुनिया भर से यहाँ लोग शांति और धार्मिक अनुभव के लिए आते हैं। सारनाथ में ही मौर्य वंश के राजा अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था। अशोक स्तंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारक है, जो सम्राट अशोक के शांतिपूर्ण और धर्म चक्र परिवर्तन का संदेश का प्रतीक है। इस स्तंभ का असली शीर्ष अब सारनाथ म्यूजियम में सुरक्षित है। काफी अच्छा जगह है ये। अभी न्यू ईयर के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है, बट अगर आप नॉन फेस्टिवल सीजन में यहाँ पे आते हैं तो ज्यादा अच्छे से यहाँ पे घूम पाइएगा और काफी शांति मिलेगी उस टाइम में। बट अभी तो नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और इसका एंट्री का बात करें तो इसकी एंट्री टिकट 20 रुपया है पर पर्सन के लिए। आप खुद से डाउनलोड करके भी ऐप पे वहाँ पे खुद से टिकट परचेज कर सकते हैं या काउंटर से ही परचेज कर सकते हैं। तो देख ले, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि खुद से ऐप डाउनलोड करे और टिकट ले ले। डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये सारा आर्किटेक्चर जमीन में नीचे धसा हुआ था, बाद में खुदाई करके ये सारी चीज को निकाला गया है और उसके बाद इसकी खोज हुई थी। सारनाथ की हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्ट्री मुझे ये पता है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध वो आए थे, अपना पहला उपदेश दिए थे। जब वो बौद्ध गया से अपना निकले थे तो अपने 4 या 5 शिष्य के साथ यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने ही यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया जाके, ताकि वो लोग बौद्धिज्म को आगे लेकर जाएं। धमेक स्तूप सारनाथ का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसका कई बार पुनर्निर्माण हुआ है, लेकिन इसका मूल आधार मौर्य काल का है। यह स्तूप उसी जगह पर स्थित है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला शिक्षा का ज्ञान दिया था। इस स्तूप की ऊंचाई 43.6 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है। और एक चीज यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि जितने भी प्लेसेस हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाला गया है यहाँ पे, ताकि उसको आप पढ़ पाओ और फिर उसके बारे में जानकारी ले पाओ। तो यहाँ पे इससे फायदा ये हुआ है कि आपको कोई भी टूर गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ढूंढो, खुद से घूमो और पढ़ो और खुद से जानकारी करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रे भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग मेडिटेशन और प्रे कर रहे हैं। स्तूप देखने के बाद अभी हम लोग आ रहे हैं एक मंदिर में। ये भी सारनाथ टेम्पल के अंदर ही है। देखते हैं क्या चीज का मंदिर है। अंदर जाते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। सारनाथ के भीतर भगवान बुद्ध के आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सारनाथ म्यूजियम के पास में ही है दिगंबर मंदिर। तो अभी जाते हैं दिगंबर मंदिर में और देखते हैं अंदर। दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था और यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक पूजनीय स्थान बन चुका है। दिगंबर जैन मंदिर के बगल में एक और बुद्धिस्ट टेम्पल है जो सारनाथ के अंडर में ही आता है। ये एक मॉडर्न बुद्धिस्ट टेम्पल है जो महाबोधि सोसाइटी ने बनवाया।
मंदिर के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत भगवान बुद्ध का मूर्ति है जिसको जापानी कलाकार ने बनाया था। हर साल नवंबर के महीने में यहाँ का महाबोधि महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है। चाइनीज मोनेस्ट्री वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है, जो एक शांति और ध्यान का अनोखा केंद्र है। यह चाइनीज मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट कल्चर और उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल का एक सुंदर प्रतिनिधित्व करती है। मोनेस्ट्री के अंदर बुद्धा की शांत और ध्यान में बैठे हुए मूर्तियां हैं, जो उनके उपदेश और अनुभव को दर्शाती है। सारनाथ म्यूजियम भारत के सबसे पुराना आर्कोलॉजिकल म्यूजियम में से एक है। यह म्यूजियम बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के समृद्ध इतिहास को दिखाता है। यहाँ कई रेयर आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर और रेलिका का कलेक्शन है जो देखने लायक है। म्यूजियम में बुद्धा की कई सुंदर और शांत मूर्तियां दिखाई देती है। यहाँ जाने के कई रीजन हैं, जैसे कि यह म्यूजियम आपको प्राचीन भारत और बुद्ध के सफ़र को जोड़ता है। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री और आर्कोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह जगह परफेक्ट है। म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है और फ्राइडे को बंद रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए यहाँ पे एंट्री फी 5 रुपया है और विदेशी नागरिकों के लिए एंट्री फी 100 रुपया है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बनारस यात्रा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बार एक नए डेस्टिनेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें और एक्सप्लोर करते रहें।